हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मालूम है कि इस सीरीज में आप क्वेश्चन बैंक का क्लास कर रहे हैं और इस क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसी को हम लोग हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स चारों चैप्टर का अध्ययन किया है और इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आ जाएं। तो ये टॉपिक है आज का, यानी सरफेस केमिस्ट्री, जो क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण क्वेश्चन इसमें मौजूद है और इस सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। भौतिक अधिशोषण में लगभग उत्सर्जित होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब क्लास पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसमें दो अधिशोषण होता है, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल फोर्स के द्वारा होता है, उसमें वंडरवाल फोर्स होता है। रासायनिक अधिशोषण एक केमिकल फोर्स द्वारा होता है, केमिकल बॉन्ड द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा कम मुक्त होती है, रासायनिक अधिशोषण में ज्यादा होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? जो इसका देखा गया है वो 20 से 40 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? 20 से 40 किलो जूल। अब अगर यहाँ प्रश्न आ जाता रासायनिक अधिशोषण, अगर इसके जगह पर रासायनिक आ जाता तब क्या जवाब देते? तब जवाब हो जाता ये 40 से 400। तो आप देखिए विकल्प में दोनों दे दिया है, भौतिक अधिशोषण का ऊष्मा भी दिया है, रासायनिक अधिशोषण का भी दिया है। तो आप अलर्ट रहिएगा, जब भौतिक अधिशोषण रहेगा तब आप 20 से 40 ही सिलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में आपको समझाया गया था कि अब जैसे कोई ठोस का सतह है, ये सॉलिड, और इस सतह पर अगर छोटा छोटा पार्टिकल आके चिपकता है, इसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि बार बार अणु आके चिपकता है, मतलब एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर बनेगा, तीसरा लेयर बनेगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अधिशोषण में एक बार ही चिपकता है, जैसे आया एक बार चिपक गया तो रासायनिक अधिशोषण हो गया। इसलिए ध्यान रखना है कि रासायनिक अधिशोषण अगर क्वेश्चन में रहे तो उसमें अगर परतें की बात हो तो आपको जवाब एक होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। अब कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देख लीजिए, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात जान लीजिए कि यह जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की जो बात होती है, जैसे हमने अभी बताया कि ये ठोस का सतह है, ये ठोस पदार्थ है, इसके सतह पर कोई पदार्थ के अणु आके चिपकता है, पराय गैस के अणु आके चिपकते हैं। तो ये जो गैस के अणु चिपकते हैं, तो चूंकि इसके बीच फोर्स बहुत कम होता है, मान लीजिए अगर इस अणु को हम ए कंसीडर कर लें और दोनों के बीच में फोर्स की बात करें तो फोर्स बिल्कुल कमजोर होता है। तो ये होता है भौतिक अधिशोषण में। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? फोर्स कमजोर होता है, तो ये जो चिपकने वाला पदार्थ अणु है, यह स्वतः भी बाहर अपने हट सकता है। इसमें किसी बाहरी एजेंसी कोई आया, कोई हवा का झोंका भी आया तो ये चिपकने वाला या जो पदार्थ है वो हट गया। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है, मतलब एक बार अगर चिपक गया तो आसानी से हटेगा नहीं। इसलिए रासायनिक अधिशोषण की जब बात हो तब आप अनुत्क्रमणीय आंसर में डालिएगा, क्यों इरिवर्सिबल होता है ये। और अगर भौतिक अधिशोषण की बात हो तब उत्क्रमणीय होगा। तो समझ गए होंगे कि यहाँ जो विकल्प में है रासायनिक अधिशोषण है, इसलिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी, अनुत्क्रमणीय, मतलब इरिवर्सिबल। एक बार अगर चिपक गया तो फिर आसानी से हटने वाला नहीं है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है
किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? ध्यान रखना है, ये अवशोषण चारकोल के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 गैसों का चर्चा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है, NCl3 है, H2 है। तो इसका क्या कंसेप्ट है? इसका यह कंसेप्ट है कि जो गैस आसानी से लिक्विफाइड होता है, मतलब आसानी से आप उसको द्रव में बदल सकते हैं, वो चारकोल के साथ सबसे ज्यादा चिपकता है। तो आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैस कौन है इसमें? NH3, अमोनिया। इसलिए ये चारकोल के द्वारा जो है सबसे अधिक चिपकेगा। इसलिए सही आंसर आपका हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न में क्या कह रहा? रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? देखिए विकल्प में है, दाब बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है और दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होगा? दाब बढ़ने से बढ़ेगा, दाब बढ़ने से बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रेशर, आप देखिए जब भी प्रेशर क्रिएट होता है, ये ठोस पदार्थ है ना, और इस पर ये मॉलिक्यूल्स है। प्रेशर, अगर आप बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? आपस में क्या होगा? कोलाइड करेगा, आपस में कोलाइड करेगा, और क्या होगा? तेजी से वो ये इसके प्रेशर लगने के कारण और नजदीक ये और मजबूती से उस पर चिपकेगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया? डी। सही आंसर डी देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? सबसे अधिक। अब ये भी प्रश्न है जो अभी जस्ट हमने बताया कि चारकोल के द्वारा उस गैस का अधिशोषण सबसे ज्यादा होता है जो आसानी से लिक्विफाइड होता है, जो आसानी से द्रवीभूत होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो द्रवीभूत होने वाली गैस है अमोनिया है, ये आप याद रख लीजिए। अमोनिया, SO2 और CO2, ये सब जो गैस है वो आसानी से लिक्विफाइड होने वाली गैस होती है। इसीलिए, लेकिन इसमें जो जवाब है इसमें NH3 आपको देना होगा। इसलिए सही विकल्प क्या होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ये आसानी से लिक्विफाइड होता है। इस ये मैंने आप देख जैसे जैसे हम लिखे हैं उसी हिसाब से आता है। इसलिए लिक्विफाइड होने वाली गैस क्या होगा? सबसे, चूंकि यहाँ कह रहा है 1 ग्राम चारकोल के द्वारा किस गैस का, किस यहाँ से क्लियर हुआ है, सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है, सबसे अधिक पूछा जा रहा है। इसलिए सही जवाब आपका डी हो गया। तो अच्छा से इसको आप देखिए, ये सबसे ये सारे जो गैस जो है इसमें अगर आप नहीं देखिएगा ध्यान से तो हो सकता था गलती इसे भी हो सकता था, CO2 कुछ लोग लगा सका, लेकिन यहाँ का रहा है सबसे अधिक, तो इसलिए आप अमोनिया को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। इस प्रश्न में क्या है? फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार, क्योंकि हर चैप्टर में आप देख रहे हैं कि कोई न कोई वैज्ञानिक के नाम पर नियम होता है, और इस चैप्टर में भी फ्रेंडली एक वैज्ञानिक है जिन्होंने नियम दिया था अधिशोषण के संदर्भ में। तो इसमें क्या है? ये इस वैज्ञानिक का जो फॉर्मूला जो दिया, ये x/m, ये आएगा x/m, है ना, बराबर KP 1/n। तो इसमें x क्या है? x क्या होता है वो आप देख लीजिए। x क्या है? अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है जो ग्राम में होगा, ठीक है। और m क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में है। तो x/m समझ में आ गया। के बारे में आपको पता ही होता है, कांस्टेंट होता है। और P क्या है? साम्य अवस्था में दाब है। P क्या है? साम्य अवस्था में दाब है। तो सारे टर्म आ गया, x आ गया अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, m है अधिशोषक का द्रव्यमान ग्राम में,
के कांस्टेंट है, पी हो गया साम्यावस्था में दाब। अब 1/n का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि डिफरेंट कंडीशन में प्रेशर का मान डिफरेंट हो सकता है, इसलिए सही जवाब आपका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। जैसा कि हमने इसके पहले प्रश्न में डील किया कि भौतिक अधिशोषण में ही ऐसा होगा, क्योंकि इसका जवाब क्या होगा, भौतिक अधिशोषण। अभी हमने समझाया था कि आपको अगर किसी ठोस के सतह पर अधिशोषण को देखना है तो आप देखिएगा उसमें डिफरेंट लेयर आएगा, डिफरेंट लेयर आएगा, क्योंकि एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर बना, तीसरा लेयर बना, और ये संभव है किसमें, भौतिक अधिशोषण। इसलिए सही जवाब आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया वेग को कम करता है। विकल्प ए में कहता है कि अभिक्रिया वेग कम करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्प्रेरक डिटेल में आप पढ़े हैं क्लास में, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, होमोजेनस कैटेलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट, बहुत सारे कैटेलिस्ट की चर्चा हुई है। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में आप पढ़े थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट के बारे में पढ़े थे कि जो घटा देता है। तो अगर आप देखिए कोई भी रिएक्शन में कैटेलिस्ट इस उद्देश्य से डाला जाता है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, इसलिए इंटेंशन ज्यादा यही होता है कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट ही डाला जाए। तो अगर आप देखिए इसमें कहता है कि देखिए दोनों दे रहा है, एक दे रहा है कि अभिक्रिया वेग को कम करता है, दूसरा भी कहता है कि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, और तीसरा कहता है कि दोनों। तो दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बढ़ाता एवं घटाता इस उद्देश्य से कोई कैटेलिस्ट किसी रिएक्शन में नहीं डाला जाता, या तो बढ़ाने वाला डाला जाएगा या घटाने वाला दिया जाएगा। तो इसलिए इसका अगर जवाब आप सही मूल्यांकन कीजिएगा, सही विकल्प तो बी ही होना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। तो आमतौर पर ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट ही रिएक्शन में डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में कहता है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या कर सकता है। अभी उसमें ए में कह रहा है उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, और सी में कहता है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, डी में कहता है कि प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो उत्प्रेरक अगर चूंकि आप देख रहे हैं कि हर विकल्प में साम्यावस्था का चर्चा है, साम्यावस्था का चर्चा है, तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के संदर्भ में ये बात हो रही है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इसमें सबसे जो इसका सुटेबल विकल्प होगा सी होगा, क्योंकि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम करेगा ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बन जाए, जल्दी तेजी से रिएक्शन कंप्लीट हो। इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। ध्यान रखना है, सारे प्रश्न कंसेप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्न में क्या कहता है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। एक दे रहा है ए में पायस, बी में निलंबन, सी में विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो पायस, निलंबन, विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो दूध के बारे में आपको तो बताया गया है कि पायस है, दूध क्या है, पायस है। पायस के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि वह कोलाइडी विलयन जिसका डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फिर दोनों लिक्विड हो। तो इसमें क्या होता है, जल में बसा जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, इसलिए सही जवाब आपका पायस हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कहता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है ए में विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्प में। टिंडल इफेक्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़े थे। जब किसी कोलाइडी विलयन से होकर, ये टिंडल वैज्ञानिक का नाम है तो पता ही है, जब किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश पुंज गमन करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण कोलाइड के कण दिखाई देते हैं। और इस तरह की घटना आप कहाँ पढ़े, विलयन में तो नहीं पढ़े हैं, इसमें आप नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं होगा, सॉल्व में होगा, क्योंकि सॉल्व में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड होता है।
लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम और सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज, और उसी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से सनलाइट का टकराहट होती है जिसके कारण टिंडल इफेक्ट की घटना होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए तब 13 नंबर प्रश्न आ गया। इस 13 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता पाया जाता है। ए में है चीनी के घोल, बी में निलंबन, सी में सोने का कोलाइडल सोल्यूशन और डी में पायस। तो यह जो निलंबन, कोलाइडी, सोने का कोलाइडी घोल और पायस, ये तीनों क्या है? कोलाइडी घोल है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। ये तीनों क्या हो गया? कोलाइडी विलयन है। और यह जो है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। तो क्लास में आपको दिया हुआ है कंसेप्ट कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वह केवल कोलाइडल विलयन में देखा जाता है, और चूंकि प्रश्न से साफ साफ स्पष्ट है कि टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं पाया जाता है, तो सही जवाब हो गया चीनी के घोल, क्योंकि चीनी का घोल वास्तविक विलयन है। फिर देखिए प्रश्न आ गया, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, किस तरह का होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिव कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड। तो पॉजिटिव कोलाइड है जिसके कोई भी कोलाइड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना से इसकी पहचान होती है। तो ये जैसे आपको पता चला कि ये पॉजिटिव कोलाइड है, तो इसमें अगर आप बाहर से NaCl मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? NaCl। तो NaCl दो आयन छोड़ेगा, एक Na प्लस, एक Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये Cl माइनस क्या होगा? इसको न्यूट्रलाइज करेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड को, और धीरे धीरे क्या होगा? उसके कण उदासीन होते जाएंगे, और उदासीन कणों में क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएंगे और अवक्षेपण की क्रिया हो जाएगी। इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न में क्या कहता है? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो लायोफिलिक कोलाइड आप देखिए यहाँ दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। तो इस तरह के प्रश्न में ज्यादा विद्यार्थी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, और इसमें होना भी वाजिब हो जाता है, क्योंकि दूध को भी लायोफिलिक कोलाइड में रखा गया है, लेकिन गोंद भी इसमें दे दिया है, तो कुहासा तो होगा नहीं। तो इसलिए फैसला तो आपको इसी दोनों में लेना है। तो क्योंकि यह जो देखा गया गोंद में जो होता है कि ये इसमें फोर्स ज्यादा होता है, लायोफिलिक जो कोलाइड है, इसका सही जवाब आप ये दीजिए। इसमें इन जब दोनों मौजूद रहे, दूध भी रहे, गोंद भी रहे, तो ध्यान रखना है ये दोनों तो नहीं होगा, ये दूध और गोंद में ही आपको डिसीजन लेना है। तो गोंद सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू मिल्क। हाँ, अगर गोंद नहीं रहे तब आप दूध पर सोच सकते हैं, लेकिन जब गोंद भी दे दिया, दूध भी दिया, तो गोंद को आप सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? फिर देखिए वही अभी जस्ट हमने चर्चा किया था कि लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। बहुत अच्छा, नहीं है। तो नहीं है तब तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अभी जैसे अभी हमने कहा कि दूध, कुहासा बिल्कुल पकड़ा गया, दूध लायोफिलिक है, गोंद भी है, ब्लड को भी रखा गया है लायोफिलिक में ही। तो इस तरह से ये सही जवाब आपका क्या हो गया? ये इसमें कुहासा फॉग, इसका मतलब फॉग होता है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम है ना, और डिस्पर्स फिर क्या होता है? लिक्विड गैस होता है, इसलिए आपका सी हो गया इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कोलाइडी कणों का आकार, कणों का आकार आपको दिखाया गया था डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज में, उसकी कोलाइड में दो होता है, डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज। तो ये कणों का आकार किसका है? ये कणों का आकार डिस्पर्स फेज का होता है। डिस्पर्स फेज का डिफरेंट आप देखिए, कोलाइडी विलयन का आप लिखे भी किए थे 10⁻⁷ से कम। तो अब यहाँ क्या होता है? ये 5 से 7 के बीच वाला कोलाइड है, ये तो आपको याद रखना पड़ता है। और याद रखिए, ये अगर 10⁻⁷ से नीचे रहेगा तो वास्तविक विलयन का होगा वो, अगर 10⁻5 से 7 के बीच होगा तो कोलाइडी विलयन का होगा। तो इस तरह से अगर मैंने आप अगर याद रखिए तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
कणों का आकार याद रखना ही पड़ता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। अब कोलाइडी विलयन का शोधन पेप्टिकरण, पेप्टिकरण के बारे में आपको पता है। पेप्टिकरण क्या होता है? इसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को कोलाइड में जो चेंज कर देते हैं तो वह क्रिया पेप्टिकरण होगा, यानी या नहीं होगा। अपोहन में क्या होता है? डायलिसिस, आपको पढ़ाया गया था कोलाइडी विलयन का ये शुद्धिकरण डायलिसिस द्वारा होता है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा होता है। तो इसमें जो अपोहन क्लियर हो गया, आपका जवाब तो आ गया है, अपोहन डायलिसिस यही है। स्कंदन द्वारा नहीं होता है, ये सब नहीं होगा। फ्लुकुलेशन इसमें क्या होता है? स्कंदन के बारे में आपको पता ही है कि उसमें कोलाइड पदार्थ अपक्षेपित होता है, मैंने कोलाइड के कण अपक्षेपित होते हैं तब स्कंदन होता है। फ्लुकुलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई अगर बाहर से केमिकल डालते हैं, यह विधि तब कहाँ होता है? जब किसी तरल पदार्थ में अगर छोटा छोटा पार्टिकल है, जैसे आप पानी को लेते हैं, पानी तो हम लोग सीधे उठाते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, जो चीज छानने वाला है उसको तो आप छान सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी पार्टिकल है, मिट्टी के कण है, और वो आपको हटाना है तो उसके लिए यही प्रोसेस से गुजरना होगा। क्योंकि उसमें बाहर से जैसे आप फिटकरी डाल दीजिए, मिट्टी जैसे अगर कोई गंदा पानी है तो उसमें अगर मिट्टी के कण मौजूद है तो मिट्टी के कण पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। अगर उसमें फिटकरी डाल देते हैं तो फिटकरी पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और दोनों को क्या करेगा? उदासीन करेगा मिट्टी के कण को, और उसको धीरे धीरे एक फ्लॉक बनाएगा, मतलब एक तरह का झुंड बनाएगा, धीरे धीरे सारे पार्टिकल नजदीक आएंगे, तो वह प्रक्रिया है फ्लुकुलेशन। इसके बारे में भी आपको डिटेल बता दिए, यानी स्कंदन भी जान गए, फ्लुकुलेशन भी जान गए, पेप्टिकरण को भी आप पहले से जान रहे हैं, इसलिए डायलिसिस याद रखिएगा। अपोहन, इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, क्लास में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, डायलिसिस है। अगला प्रश्न, दूध है। अब दूध क्या है? चर्चा तो अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका हुआ है। जल में परिक्षेपित वसा, यही फर्स्ट नंबर विकल्प आपका ए सही आंसर आ गया। जल, चूंकि इसमें जल होता है डिस्पर्सन मीडियम के रूप में और वसा होता है डिस्पर्स फेज के रूप में, इसलिए आगे बढ़ने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम कौन प्रभावी होगा? जो सबसे कम आयन रिलीज करेगा। अभी आप देखिए, अगर सबको आयनीकृत करके देखे तो क्या देगा? कै गो आयन देगा? एक, यानी एक के प्लस देगा, एक बी आर माइनस देगा, यानी 2 पार्टिकल देगा। अगर टूटेगा तो 2 के प्लस देगा और SO4 2 माइनस, तो कितना दिया? 3 पार्टिकल दे दिया। अगर ये टूटेगा तो 2 के प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये भी कितना हुआ? 3 पार्टिकल दिया ये भी। अब ये भी टूटेगा तो देख लीजिए, 3 पोटेशियम पार्टिकल दे दिया और ये पार्टिकल इसका नेगेटिव। आप देख लीजिए 3 एक 4 पार्टिकल हो गया। तो स्वाभाविक बात है इसमें कितना हो गया? सबसे कम किसमें मिला? ये दो ही दे रहा है, इसलिए जवाब आपका क्या हो गया? KBr। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट, इसके बारे में लिखाए थे। इसमें क्या होता है? जो पायस को अस्थायी बनाता है। अब तेल और पानी मिल नहीं सकता है, अगर ऐसे पदार्थ कोई केमिकल आप बाहर से डालते हैं जो उसको मिला के रखे, उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर दे, तो वो पायसी कारक होता है, जिसके अंतर्गत साबुन आता है। ये साबुन को आपको लिखाया गया था, साबुन है, जिलेटिन है, गोंद है, ये सब पायसी कारक है। चलिए, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव आपने क्लास किया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स।